हेलो एएनएम नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम टू एसएनसी कोचिंग क्लासेस। तो चलिए एक और एमसीक्यू सीरीज सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज़। मोस्ट कॉमन टाइप का डिमेंशिया कौन सा है? ए आपका पिक्स डिजीज़ है, बी ऑप्शन पार्किंसंस डिजीज, सी ऑप्शन एल्जाइमर्स डिजीज एंड डी ऑप्शन टाई डिजीज। तो फटाफट बताइए कि मोस्ट कॉमन टाइप का डिमेंशिया कौन सा होता है। क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? फटाफट रिप्लाई करिए। देखिए, पहले तो हमने कुछ तो डिमेंशिया के बारे में पहले भी पढ़ा है, कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। डिमेंशिया क्या है, ठीक है। डिमेंशिया एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है और दो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, डिमेंशिया एंड डिलीरियम। जो डिमेंशिया होता है, डिलीरियम जो होता है ना मेनली, वो एक रिवर्सिबल कंडीशन है, एक एक्यूट टाइप की इलनेस होती है मेनली। और जो डिमेंशिया होता है वो एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। अगर पेशेंट डिमेंशिया के स्टेज में है तो हम उसको सिर्फ स्टेबल कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट नहीं कर सकते उस कंडीशन को। एक ये क्रोनिक टाइप की इलनेस है। मेनली क्या होता है, डिलीरियम जो होता है ना, उसमें मेन कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती है, मेमोरी वगैरह पे कोई अफेक्ट नहीं आता। बट जो डिमेंशिया होता है उसमें क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है। मेनली ये इरिवर्सिबल है कंडीशन। इसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट होती है। हम कुछ क्लासेस में पहले भी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। इम्पेयरमेंट होती है मेमोरी की, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी और पर्सनैलिटी। मेनली किस चीज़ में इम्पेयरमेंट होती है इसमें, डिमेंशिया में? मेमोरी की और पर्सनैलिटी की, ठीक है। मेमोरी और पर्सनैलिटी अफेक्ट होते हैं। नो इम्पेयरमेंट, इसमें कोई भी कॉन्शियसनेस में कोई इम्पेयरमेंट नहीं आती। कॉन्शियसनेस पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता, बट जो मेमोरी और पर्सनैलिटी है वो चेंज होती हैं, उसमें इम्पेयरमेंट आती है। मेनली किस वजह से होगी ये मेमोरी किस वजह से इम्पेयर हो सकती है इसके डिमेंशिया? क्या 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 कारण हो सकते हैं? अगर आपने देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो डिमेंशिया में क्या होता है कि जो नर्व सेल है ना, उनकी ट्विस्टिंग हो जाती है। एक क्या होगा, ट्विस्टिंग होगी नर्व सेल्स की। दूसरा क्या होता है कि ट्विस्टिंग ऑफ नर्व सेल हो गई, ट्विस्टिंग ऑफ नर्व सेल की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा एक बीटा माइलोइड प्रोटीन है, बीटा अमाइलोइड प्रोटीन होती है। बीटा अमाइलोइड प्रोटीन जो होती है ना, उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है मेनली। और ये जो बीटा अमाइलोइड प्रोटीन जो इकट्ठी होके एक प्लेक की फॉर्मेशन कर देगी, जिससे कि जो नर्व सेल्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी डिमेंशिया को कोज करता है। फिर कुछ इन्फेक्शन के हैं, कुछ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस कंडीशन है कुछ जो डिमेंशिया को कोज करवाती हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं, या फिर हम जिंक या कॉपर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, ये एक कंडीशन हो सकती है। या फिर विटामिन्स की डेफिशिएंसी, विटामिन्स B6, B9 और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से डिमेंशिया कोज हो सकता है, ठीक है।
ये कुछ कारण थे कि इन वजह से डिमेंशिया होता है, या तो ट्विस्टिंग आ जाएगी नर्व्स में, या फिर बीटा माइलोइड जो प्रोटीन है ये एक इंसोल्युबल टाइप की प्रोटीन होती है बेसिकली, और ये डिपॉजिट होके एक प्लेक की फॉर्मेशन कर देती है नर्व सेल्स पे। एंड और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सिन्स हैं कुछ, और कुछ मेटालिक सब्सटेंस जैसे कि मेटालिक सब्सटेंस लाइक जिंक है, कॉपर है, आपका इनका कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर विटामिन्स की डेफिशिएंसी, विटामिन B6 की कमी है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है, या फिर B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये कुछ कारण है जो डिमेंशिया को कॉज करवाते हैं। डिमेंशिया में मेन अफेक्ट क्या हो रहा था, मेमोरी अफेक्ट हो रही है। और जो मेमोरी भी क्या है कि डिमेंशिया में रिसेंट की मेमोरी अफेक्ट होती है। ये सब कंडीशन मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, और वो भी रिसेंट मेमोरी को और क्या कहते हैं, एंटीरोग्रेड मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ कारण थे इसके। और इसमें कुछ वार्निंग साइंस आएंगे पर्सन में, कुछ वार्निंग साइंस जैसे कि मेमोरी का लॉस होगा, मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी लॉस होगी, और वो भी कौन सी, रिसेंट की। उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं एंटीरोग्रेड। ये दो टर्म होती हैं, एक एंटीरोग्रेड और एक रिट्रोग्रेड। जो एंटीरोग्रेड होती है उसमें रिसेंट की मेमोरी लॉस होती है। जो रिसेंट की जो हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें हैं ना, पर्सन वो भूल जाता है, लेकिन उसको पास्ट की जो पुराने टाइम की जो जितनी भी बातें हैं वो सब याद रहती हैं इसमें एंटीरोग्रेड में। ठीक है, रिट्रोग्रेड में क्या होता है, पास्ट मेमोरी लॉस होगी, पास्ट मेमोरी लॉस होती है। इसमें पास्ट की जितनी भी पुरानी बातें थी वो भूल जाएगा, लेकिन रिसेंट की चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, ये और जो आपका डिमेंशिया डिसऑर्डर होता है उसमें मेनली एंटीरोग्रेड मेमोरी अफेक्ट होती है, रिसेंट की इवेंट जो है वो भूलता है पर्सन। ओके, इसमें मेमोरी लॉस होगी, डिसोरिएंटेशन होगा, पर्सन को नहीं पता होगा टाइम प्लेस पर्सन के बारे में। ओरिएंटेशन मेनली क्या होता है, अवेयर होना टाइम प्लेस पर्सन से रिलेटेड। लेकिन इस कंडीशन डिमेंशिया की कंडीशन में पर्सन जो है ओरिएंट होगा, ना उसको टाइम का पता होगा ना प्लेस का कि कहाँ पे है तू, और पर्सन्स का भी नहीं पता होगा। ठीक है, और पर्सन और इसमें क्या क्या होगा, पुअर जजमेंट होगी, वो किसी को अच्छे से जज नहीं कर पाएगा, चीज़ों को गुम कर देगा, जल्दी मिसप्लेस कर देगा चीज़ को, और उसका मूड और बिहेवियर चेंज होता रहेगा। इसके कुछ साइन सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, यही कि उसमें एक तो डिसोरिएंटेशन हो रहा है, और जो भी उस डे टू डे एक्टिविटी थी ना डिमेंशिया वाले पेशेंट का, वो उन एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। डेली वो कोई काम नहीं करना चाहेगा, और या फिर वेंडरिंग टेंडेंसी भी हो जाती है, इसमें घूमता घूमता रहेगा सिर्फ। और इसमें इरिटेबल सा मूड रहेगा पर्सन का, डिसोरिएंट भी होगा। हमने डिस्कस किया अभी, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसकी मैनेजमेंट में मेनली अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप क्या होते हैं। ये सब जो दो टाइप का होता है मेनली, एल्जाइमर टाइप का। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं इसमें, बट मेनली इसमें दो स्टडी किए जाते हैं। एक एल्जाइमर्स जो डिमेंशिया होता है वो, और एक होता है आपका वस्क्यूलर डिमेंशिया। आपका जो एल्जाइमर जो हमने अब तक डिस्कस किया है, मेनली जो नर्व्स में ट्विस्टिंग आ जाती है, एक्यूमुलेशन होता है बीटा माइलोइड्स का, और बीटा माइलोइड जो कि एक इंसोल्युबल प्रोटीन है, और या टॉक्सिन्स हैं और मेटालिक सब्सटेंस का यूज है, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, या फिर कोई
विटामिन की डेफिशिएंसी है, B6, B9 और B12 की, ये सब अल्जाइमर्स टाइप के डिमेंशिया में आता है। एक जो वस्कुलर टाइप का जो डिमेंशिया होता है, वस्कुलर टाइप के डिमेंशिया में क्या होता है बेसिकली, इसमें एक ये क्या होगा, मेनली क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। क्लॉट बन जाएगा कहाँ पे, स्मॉल जो वेसल है ना, क्लॉट फॉर्मेशन होगी। क्लॉट फॉर्मेशन होगी मेनली कहाँ पे, ब्लड, स्मॉल जो ब्लड वेसल है ना ब्रेन की, स्मॉल ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो स्मॉल ब्लड वेसल हैं उनमें क्या होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लॉट के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ का जो टिश्यू है वो डैमेज और डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें कि जो ब्रेन के जो फंक्शन होंगे वो अल्टर होंगे। ये किस वजह से हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है वस्कुलर डिमेंशिया का, मेनली वहाँ पे प्रॉपर एक तो क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है तो आगे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, जो ब्लड का फ्लो कम होगा, धीरे धीरे जो आगे के जो टिश्यू हैं वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू इन्फ्रैक्शन में देखने को मिलेगी और जो ब्रेन के फंक्शन है वो कम होने लग जाएंगे। ये कंडीशन जब डेवलप होगी, ये मेनली किस वजह से हो सकता है, एक तो एडवांस एज जब हो रखी हो, या फिर कोई सेरिब्रल एम्बोली हो। एम्बोली और थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस में क्या होता है, एक वो क्लॉट, ब्लड का वो क्लॉट जो कि फ्लोट नहीं कर सकता, ठीक है, एक जगह ब्लड वेसल में एक जगह डिपॉजिट हो रखा है, वो तो थ्रोम्बस होता है। बट इम्बोली क्या होता है, वो मूवमेंट करता है, ठीक है, क्लॉट, इस कंडीशन को इम्बोली कहते हैं और ये थ्रोम्बस होता है। तो या तो कोई सेरिब्रल एम्बोली बना हुआ हो, ठीक है, और या फिर एडवांस एज हो, या फिर पर्सन को हाइपरटेंशन हो, और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो, ठीक है, और कंफ्यूज, इसमें फिर है ना क्या अब ये कंडीशन सब किस चीज़ को लीड कर सकते हैं, हमने मेनली ब्रेन टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो उसके कारण क्या क्या है, एडवांस एज हो रखी है, या तो नर्व्स जो हैं और टिश्यूज़ जो हैं पहले ही एडवांस एज की वजह से वीक हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, या फिर सेरिब्रल एम्बोली बना हुआ है, या फिर जो ओल्ड एज होते हैं उनमें ज़्यादा हाइपरटेंशन वगैरह के कारण से हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, या फिर किसी में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, या फिर कोई हाइपरटेंशन का पर्सन है, ये सब कोज हो सकते हैं जो कि वस्कुलर डिमेंशिया को कोज करवाते हैं। या फिर हम इसको इन्फ्रैक्शन हो रहा है ना, तो हम मेनली इसको मल्टी इन्फ्रैक्स डिमेंशिया भी बोल सकते हैं, इन्हीं कारण की वजह से। अब इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं मेनली, एक तो बाउल ब्लैडर कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, कन्फ्यूजन होगा, इमोशनल जो रिएक्शन है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, मतलब जहाँ पे खुश होना है वहाँ पे दुखी होगा, दुखी होना है वहाँ पे खुश होगा, इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिएक्शन रहेंगी उसकी। अगर हमने उसको रुपए संभालने के लिए दे दिए हैं, जिस पेशेंट को डिमेंशिया है और वो भी वस्कुलर टाइप का, तो वो मनी को हैंडल नहीं कर पाएगा, रुपए नहीं संभाल पाएगा उसको। दूसरा, उसमें डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। हम अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस पर्सन को, तो वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। हम इसके लिए अब इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, MRI से, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं हम, जो अल्जाइमर टाइप का डिमेंशिया होता है ना, उसके ट्रीटमेंट में तो हम कुछ ड्रग का यूज़ करते हैं, लाइक इसके लिए हम ड्रग का यूज़ करते हैं, लाइक टेक्राइन है,
या डोनाएपिजोल है। और इसमें हम मेनली किस एस्पिरिन क्लोट फॉर्मेशन होती है तो एस्पिरिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका इसमें मेनली जो ये डिमेंशिया वाला पेशेंट होता है उसके लिए काम एनवायरनमेंट रखेंगे, और डिसोरिएंटेशन होती है पर्सन को तो उसकी चीज़ों को ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको ओरिएंट ही करवा देंगे पहले और उसकी चीज़ें प्रॉपर उसी तरीके से रखेंगे। मेनली हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो थोड़ा सा डिटेल हो गई इसकी डिमेंशिया के बारे में, इसके टाइप क्या थे, उनकी मैनेजमेंट क्या रहती है और साइन सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। तो हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट कॉमन टाइप क्या कौन सा है डिमेंशिया का, तो जो आपका एल्जाइमर टाइप जो जो मेनली एल्जाइमर टाइप डिजीज़ के कारण जो हुआ है, इसका मेन कॉज ये होता है, वो जो डिमेंशिया होता है एल्जाइमर टाइप का जो डिमेंशिया होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, दो दैट मीन्स सी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप डिमेंशिया से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्या है डिमेंशिया, उसके टाइप्स क्या हैं बेस, और टाइप्स में भी उनके कॉजेज़ क्या क्या हैं, साइन सिम्टम्स क्या क्या हैं, हमने थोड़ा सा इसकी डिटेल करी। आई होप आपको सब चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पेरिडोन इज़ ए, आपका ए ऑप्शन है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, बी ऑप्शन है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, आपका सी ऑप्शन है बेंजोडाइज़ेपिन, डी ऑप्शन है मूड स्टेबलाइजर। तो बताइए रेस्पेरिडोन क्या है। अगर आपने पहले वाली एमसीक्यू सीरीज़ देखी है ना तो उस बच्चे को ये क्लियर होगा कि रेस्पेरिडोन क्या है, क्योंकि हम पहले वाली सीरीज़ में इससे रिलेटेड फुल डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन से टाइप में क्या क्या ड्रग्स आती हैं। आई होप वो बहुत जल्दी इसका रिस्पॉन्स कर पाएंगे। देखिए मूड स्टेबलाइज़र कौन से होते हैं। मूड स्टेबलाइज़र में मेनली आपका लिथियम आता है, मूड स्टेबलाइज़र में आपका एंटी डिप्रेशन भी आ सकते हैं। मूड डिसऑर्डर है ना, डिप्रेशन मैनिया, ये मूड डिसऑर्डर है। जो लिथियम है वो मेनली मैनिया के लिए यूज़ करी जाती है, ये एंटी मैनिक ड्रग है। बेंजोडाइज़ेपिन एंजियोलाइटिक है, मेनली आपके एंजाइटी को रिलीव करने के लिए यूज़ करी जाती है। ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। और जो है आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल हमने एंटीसाइकोटिक जो है, हमने कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ी थी पहले। एंटीसाइकोटिक कुछ एंटीसाइकोटिक हमने ड्रग्स पढ़ी थी जो बेसिकली किसके लिए, साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए यूज हो रही थी। तो उसमें उसकी क्लासिफिकेशन में दो थी, एक थी टिपिकल फर्स्ट जनरेशन और एक थी ए टिपिकल जो कि सेकेंड जनरेशन थी। ये फर्स्ट जनरेशन जो इसमें मेनली जो आपकी टिपिकल वाली ड्रग्स थी ये मेनली किस पे काम कर रही थी, पॉजिटिव सिम्टम्स जो हैं उस पे काम कर रही थी, और जो एटिपिकल है नेगेटिव सिम्टम्स पे काम कर रही थी। ये भी हमने पहले फुल डिटेल से हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। जो इसमें एटिपिकल्स ड्रग्स हैं उसमें कुछ ड्रग्स थी जैसे कि आपकी क्लोजापिन थी, और एक थी आपकी रेस्पेरिडोन, ठीक है।
एक थी क्लोजापिन और एक रेस्पेरिडोन। इसमें जैसे कि आपकी थी क्लोप्रोमाजिन, इसमें कुछ ड्रग्स थी लाइक क्लोप्रोमाजिन, ठीक है, और हेलोपेरिडोल आपके, जो आपकी हेलोपेरिडोल है ये एक्स्ट्रा पायरा एपीएस सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स कोज करवा रही थी। और जो सबसे ज़्यादा तो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स हेलोपेरिडोल कोज करवाती है। जो आपकी रेस्पेरिडोन है वो लेस एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स कोज करवाती है। तो आपकी हमने देखा कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन दो हैं, टिपिकल और एटिपिकल। एटिपिकल जो है पॉजिटिव सिम्टम्स पे वर्क करती है और टिपिकल जो है नेगेटिव सिम्टम्स पे वर्क करती है। टिपिकल में कौन सी ड्रग्स आती हैं? क्लोप्रोमाजिन है जो कि आपकी पहली एंटी साइकोटिक ड्रग है, और दूसरा हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल जो है वो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स ज़्यादा कोज करती है, ठीक है। और एटिपिकल्स और सेकंड जनरेशन में क्या देखा हमने कि वो नेगेटिव सिम्टम्स पे वर्क करती है, और उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? क्लोजापिन है, रेस्पेरिडोन है। रेस्पेरिडोन जो आपके वो कम एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स शो करती हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर रहेगा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है रेस्पेरिडोन। आई होप आपका ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेंटल डिजीज इन विच ए पर्सन कंसिडर हिमसेल्फ एज सिक इवन आफ्टर द डॉक्टर रिफ्यूजल रिपोर्ट्स ऑफ टेस्ट आर नॉर्मल। देखिए, एक पर्सन है जिसको मेंटल डिजीज़ है, ठीक है। वो अपने आप को क्या समझता है कि मेरे को कोई डिजीज़ है, कोई सिकनेस है मेरे को, जबकि डॉक्टर उसको यूँ कह रहा है आपको कोई बीमारी नहीं है, ना कोई आपकी रिपोर्ट शो कर रही है, ना कोई आपका टेस्ट ये बीमारी शो कर रहा है। उसके बाद भी पर्सन ये कहता है कि मेरे को कोई बीमारी है, आपको बस आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? आपका ए ऑप्शन है पैफोबिया, बी ऑप्शन है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, सी ऑप्शन है ओसीडी और डी ऑप्शन है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो बताइए आपका क्या आंसर रहेगा? ऐसी कंडीशन कौन सी डिजीज़ में डेवलप होती है? जब पेशेंट को कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी पेशेंट को यूँ लगता है कि उसको कोई बीमारी है, बस जो डॉक्टर हैं वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि डॉक्टर यूँ कहता है कि उसको कोई भी बीमारी है, ना उनकी रिपोर्ट शो कर रही है, ना उनको कोई डिजीज़ है, डॉक्टर उस चीज़ को इनकार करता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो बताइए। देखिए, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे लाइक आपने पढ़ा होगा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। जिसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर है ना, वो इसका रिस्पॉन्स अच्छे से दे पाएगा। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें दो चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। मेनली फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं पर्सन को, और उसके साइकोलॉजिकल अफेक्ट, ये मेनली दो चीज़ों का अफेक्ट करता है ये डिसऑर्डर। एक तो पर्सन के फिज़िकल को और एक साइकोलॉजिकल पे अफेक्ट डालता है, ठीक है। जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है इसमें बेसिकली यही होता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है, एक जो पर्सन है वो बार बार कुछ फिजिकल सिम्टम्स को दर्शा रहा है, बता रहा है, ठीक है, जिसका कोई रियल में तो उसका कोई फिजिकल बेस नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो।
बट पर्सन के को जो जिस पर्सन को डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग कुछ फिजिकल सिम्टम है, और वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करा की जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए उसको। उस इसमें मेनली दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, एक सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स, एक हाइपोकॉन्ड्रियासिस। एक है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर और एक आपका होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो क्या होता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स में, ये भी एक इसी तरीका का डिसऑर्डर है कुछ, इसमें भी पर्सन को फिजिकल सिम्टम्स बताता है पर्सन, बट ये कुछ हाइपोकॉन्ड्रियासिस से लिटिल बिट डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेन होंगे इसकी पर्सन की, जैसे कि पर्सन जो है ना, दो तो जीआई के डिसऑर्डर सिम्टम्स बताएगा, और एक है जो सेक्सुअल सिम्टम्स बताएगा, एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बताएगा, और इसमें क्या होगा कि पर्सन जो है वो 4 डिफरेंट प्लेस पे जो है पेन बताएगा। सोमेटाइजेशन टाइप के जो डिसऑर्डर है, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के क्रोनिक टाइप के डिसऑर्डर सिम्टम्स बताता है पर्सन, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर वाला। लेकिन जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, इसमें पर्सन जो है ना, मतलब एक भी सिम्टम बता सकता है, 1 और मोर सिम्टम बताएगा, अगर अगर जीआई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सिम्टम्स बता रहा है कि मेरे को गैस्ट्रिक की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की ये कुछ प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, स्टमक पेन है, या फिर कुछ उससे रिलेटेड ही सिम्टम्स बताएगा मेनली पर्सन। और इसमें क्या होगा, पर्सन को लग रहा है कि तेरे को कोई भी जीआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, और उसने अपने माइंड में वो चीज़ें अज्यूम भी कर ली हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं और कोई ना कोई डिजीज़ मुझे हो सकती है, ये कंफर्म है, पर्सन को यूँ लगता है। तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को सारे फिजिकल सिम्टम भी बता देगा, बिल्कुल रियल तरीके से बताएगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला। और जब डॉक्टर उसकी बात सुन के डॉक्टर को एक्चुअल में ही लगता है कि हाँ हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो, स्टमक पेन बता रहा है या फिर मतलब इस तरीके से, तो डॉक्टर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करवा के देखता है। इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, उसके रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या पर्सन को जब डॉक्टर उसको बोलता है पेशेंट को कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो पर्सन जो पेशेंट है उसको ये फील होता है नहीं, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को हो रही है दिक्कत, तो मैं महसूस कर रहा हूँ, इस डिजीज से सफ़र कर रहा हूँ, ये डॉक्टर ही गलत है, ठीक है, इसको डायग्नोज करना नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेगा, पर्सन उस डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। ये जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला पेशेंट है, वो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा, ये बार बार उसने रिक्वेस्ट की है इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की, मेनली इसमें होता है। तो इसमें उस डॉक्टर ने कहा कि आप नॉर्मल हैं, आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है, ना आपकी कोई रिपोर्ट ये चीज़ शो कर रही है। लेकिन पर्सन जो पेशेंट है वो फिर भी नहीं मानेगा, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ भी सेम चीज़ होगी, सेम प्रोसेस होगी, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल होंगी, वहाँ से भी कलेक्ट कर लेगा वो, उधर भी ये कहेगा कि नहीं ये डॉक्टर ही गलत है, ये मेरे को डायग्नोज नहीं कर पा रहा है। तो इस डिसऑर्डर का दूसरा एक नाम भी दिया जाता है इस डिसऑर्डर को, इसको बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग सिंड्रोम।
इस जो डिसऑर्डर है ये, इसको बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग, आपका डॉक्टर शॉपिंग सिंड्रोम। बार बार में डॉक्टर बदल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन उसने कलेक्ट कर लिए और फिर भी नहीं मान रहा है कि उसको कोई डिजीज़ नहीं है पर्सन को। तो ऐसी कंडीशन क्या है आपकी? डी विल बी द राइट आंसर। हाइपोकॉन्ड्रेसिस में ऐसा होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है, और उसमें भी सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर क्या है और हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है। आप इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज शोन बाय ब्यूलर्स 4 सिम्टम्स? कौन सी डिजीज़ शो करती है ब्यूलर्स के 4 सिम्टम्स? ए है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, आपका ए ऑप्शन है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। बी ऑप्शन है आपका स्किज़ोफ्रेनिया। सी ऑप्शन है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपका डी ऑप्शन है डिलीरियम। तो बताइए कौन सी डिजीज़ में है 4 सिम्टम्स? देखो यूजन ब्यूलर ने एक साइंटिस्ट था आपका, यूजन ब्यूलर। यूजन ब्यूलर ने 1908 में एक टर्म दी थी स्किज़ोफ्रेनिया। इससे पहले ये यूजन ब्यूलर ने दी थी 1908 में। इससे पहले इस स्किज़ोफ्रेनिया को क्या कहते थे? इस स्किज़ोफ्रेनिया को इमाइल क्रैपलिन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो डिमेंशिया प्रीकोक्स कहते थे। इससे पहले इसको डिमेंशिया प्रीकोक्स कहते थे, ठीक है। ये किसने कहा था? इमाइल क्रैपलिन एक साइंटिस्ट था, उसने। लेकिन जब 1908 में यूजन ब्यूलर ने एक टर्म दी थी इस डिसऑर्डर की, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या था मेनली, हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया है इसके बारे में। एक्सेस डोपामिन लेवल होता है इसमें स्किज़ोफ्रेनिया में, और ये टर्म किसने दी थी? यूजन ब्यूलर ने दी थी। और इसका पुराना नाम क्या है? डिमेंशिया प्रीकोक्स है। अब इस यूजन ब्यूलर ने कुछ इसके सिम्टम्स दिए थे, मेनली स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेस डोपामिन लेवल होता है। इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है। एक तो डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है मदर और चाइल्ड का जो है बॉन्ड प्रॉपर नहीं है, ठीक है। फॉल्टी रिलेशनशिप है मदर और चाइल्ड का। इस वजह से भी ये भी चीज़ स्किज़ोफ्रेनिया को कॉज करवा सकती है, ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिया में क्या था आपका, मेनली देखो एक तो क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज हो रखा है। डोपामिन लेवल, अगर डोपामिन लेवल इंक्रीज है तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, या फिर जो ब्रेन की वॉल्यूम है वो कम हो रखी हो, ठीक है। या फिर आपका कोई कॉन्टाजियस मैरिज है,
कॉन्टेजियस मैरिज है, या फिर आपके फॉल्टी जो है मदर और चाइल्ड के बीच रिलेशनशिप है। तो इसमें यूजन ब्यूलर ने स्किज़ोफ्रेनिया के मेनली कुछ साइन सिम्टम बताए थे। मेनली कुछ साइन सिम्टम्स बताए थे इसमें स्किज़ोफ्रेनिया के। वैसे तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, और मेनली जो यूजन ब्यूलर ने जो साइन सिम्टम दिए थे वो 4 एज सिम्टम्स थे। यूजन ब्यूलर ने जो सिम्टम्स दिए थे स्किज़ोफ्रेनिया के वो 4 एज सिम्टम्स थे। वो 4 एज सिम्टम्स क्या क्या हैं आपके? एक तो है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस है। दूसरा है आपका ऑटिस्टिक थिंकिंग है, ऑटिस्टिक थिंकिंग है। तीसरा एम्बिवेलेंस थिंकिंग है आपका। थर्ड है एम्बिवेलेंस बिहेवियर है, और फोर्थ है एसोसिएटिव लूजनेस है। एसोसिएटिव लूजनेस है। देखिए अफेक्टिव डिस्टर्बेंस में क्या होता है, मेनली इसके पर्सन के जो अफेक्ट इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो रखे हैं। लाइक जैसे कोई भी ये जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पर्सन है, स्किज़ोफ्रेनिया का जो भी पर्सन है वो किसी भी खुशी के माहौल में गया हुआ है तो वहाँ पे सैड रहेगा। अगर किसी सैडनेस वाले माहौल में है, कोई सैडनेस वाली सिचुएशन है तो वहाँ पे खुश होएगा। उसके इमोशंस ना डिस्टर्ब हो रखे हैं, उसे पता नहीं है कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो अफेक्टिव डिस्टर्बेंस आ रखी है। जहाँ पे सैड होना है वहाँ पे खुश हो रहा है, खुश होना है वहाँ पे सैड हो रहा है। ठीक है, ये है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ए का मतलब क्या है? अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। सेकंड ए ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसमें क्या होता है, पर्सन को लाइक इस तरीके का बिहेवियर होगा कुछ, जैसे कि ऑटिस्टिक थिंकिंग वाले मतलब वो लेबल लगाएंगे कि ये सही है ये गलत है। कोई भी बात है ना उसको एक तराजू में तोल लेंगे ना, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। हर चीज़ पे एक लेबल लगा के रखते हैं वो, नहीं ये सही है ये गलत है। उनको स्ट्रॉन्ग सेंस आती है सही गलत की। या फिर उनके जो कुछ भी अगर उनकी डेली रूटीन है और उन डेली रूटीन को उनने मतलब यूँ सोचा भी नहीं था इसमें कुछ चेंज आ सकता है, और एकदम से उसमें चेंज कर दिया जाए तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। जो भी अनएक्सपेक्टेड उस चेंज किया गया है ना किसी भी उनके डेली रूटीन में या किसी भी चीज़ में, उनके जो ऑर्गेनाइज कर रखी थी उनकी चीज़ें, उसमें कोई चेंज किया गया है, लाइक उनकी अलमीरा वगैरह या कोई भी चीज़ हो सकती है, उनके डेली एक्टिविटी में कोई अनएक्सपेक्टेड उसके रूटीन में चेंज किया गया है ना, तो वो उससे कोप अप नहीं कर पाएगी, डिफ़िकल्टी होगी उस चेंज को मानने में, उसको स्ट्रगल फेस करेगा वो। और जो हर एक चीज़ में वो यूँ कुछ ऐसे होगा बिहेवियर पर्सन का, हर एक चीज़ में उसको यूँ लगेगा, एक्सपेक्ट करेगा सब लोग रूल्स को फॉलो करें, हर एक रूल फॉलो हों। ठीक है, वो हर किसी से ये एक्सपेक्ट करता है कि ये रूल फॉलो करे, ये रूल फॉलो करे, ये चीज़ ऐसे फॉलो करे, इस तरीके का बिहेवियर होगा। तो ये ऐसा किस में होता है? ऑटिस्टिक थिंकिंग में। एम्बिवेलेंस क्या है? थर्ड ए है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या है? लाइक एक पर्सन है, पर्सन ए है, ठीक है, इसी के बारे में जो पेशेंट है वो यूँ सोचेगा, लाइक अपनी या तो उसकी कोई मदर है, ठीक है, या उसका हम फादर का एग्जांपल ले लेते हैं। वो पेशेंट है, ये क्या सोचेगा कि नहीं मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। दूसरे ही पल उसको थॉट आएगा नहीं मेरी मम्मी बहुत बुरी हैं। मतलब एक ही पर्सन के लिए वो ये भी कह रहा है कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है, गुड है, और
उसी के लिए ये कह रहा है बैड है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेम पर्सन के लिए उसको फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो क्या है, एम्बिवेलेंस। आपका 4th ए है एसोसिएटिव लूजनेस। इसमें पर्सन कोई भी बातें चल रही थी, उसमें जो बात कर रहा है और जो नेक्स्ट बात बोलने वाला है, उन दोनों के बीच कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई भी एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। कोई उसकी दो बातों के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एक इंडिया है तो एक पाकिस्तान है, इस तरीके की बातें मिलेंगी उसकी, ठीक है। तो आपके 4 एज यूजन ब्लूलर ने कौन से दिए थे, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, बी है ऑटिस्टिक दूसरा ए है आपका ऑटिस्टिक थिंकिंग, थर्ड ए है आपका एम्बिवेलेंस और फोर्थ ए है आपका एसोसिएटिव लूजनेस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस में उसके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, पर्सन को पता ही नहीं है कि कब वो उसको कब कैसा बिहेव करना है। जहाँ पे सैड होना है वहाँ पे खुश होगा, जहाँ पे खुश होना है वहाँ पे दुखी होगा, ठीक है। और ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या है, ऑटिस्टिक थिंकिंग में जो पर्सन है उसको क्या लगेगा, हर एक चीज़ को सही और गलत के तराजू में तोलता रहेगा और उसको बहुत सेंस आती है कि ये नहीं, ये सही है, ये गलत है, इस तरीके की। और उसको डिफ़िकल्टी होगी, अनएक्सपेक्टेड कोई भी चेंज हुआ है ना उसमें उसमें एडजस्ट होने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। और स्ट्रगल जो रूटीन है उसकी उसमें भी कोई अगर बदलाव होता है तो उसमें उसको स्ट्रगल होगा, उसको उससे कोप अप करने में। या फिर वो सबसे यही उम्मीद करेगा कि सभी रूल्स का फॉलो करें, हर एक से ये चीज़ एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। ऑटिस्टिक थिंकिंग में होगा ये। एम्बिवेलेंस में क्या है, सिर्फ सेम पर्सन के लिए उसको पॉजिटिव भी फील हो रहा है और नेगेटिव भी, उसको ये भी लग रहा है कि ये अच्छा है और उसी के लिए ये भी लग रहा है ये बुरा है। फोर्थ ए क्या है आपका, एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस में क्या है कि कोई भी उसकी बातों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर एक बात कुछ बोलिए है तो दूसरी बात कुछ मिलेगी, ठीक है। एसोसिएटिव लूजनेस होगी। इसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं पेशेंट में। नेगेटिव सिम्टम्स लाइक जो उसकी जो फैनिया वाला पेशेंट है, वो जो पहले एक्टिविटी अच्छे से कर रहा था उनको अब उन्हीं एक्टिविटी को अब करने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगेगी। और जो पॉजिटिव सिम्टम्स है ये कुछ है पॉजिटिव कुछ है नेगेटिव। जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं आपको उसमें डिल्यूजन आएगा, हेलुसिनेशन होगा, डिल्यूजन लाइक परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है आपका। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में इसका स्किज़ोफ्रेनिया वाले पर्सन को क्या होगा कि उसे यूँ लगेगा कि कोई मेरे प्रति साजिश रच रहा है, ठीक है। और उसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होगा। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, पर्सन को यूँ लगता है अगर दूर खड़े दो इंसान अगर बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं ना, तो वो मेरे पे ही हंस रहे हैं और वो मेरे से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होगा उसको। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होगा या फिर डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल जिसमें कि जो पर्सन है, देखिए कुछ पॉजिटिव ये थे 4A सिम्टम्स। तो आपका इसमें क्या आंसर रहेगा, 4A सिम्टम्स किस में आते हैं आपके स्किज़ोफ्रेनिया में, दैट मीन्स बी विल बी द राइट आंसर। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं कुछ। जो पॉजिटिव सिम्टम्स है उसमें आपका डिल्यूजन है और हेलुसिनेशन है आपका, और इसमें आपका इल्यूजन भी होगा। डिल्यूजन में आपका रेफरेंस है पेरेंट, इसमें इल्यूजन भी होगा। एजिटेशन और घबराहट रहेगी उसको हमें मतलब, और या एक्साइटमेंट वाला भी होगा। डिल्यूजन में आपका परसिक्यूशन है, शक करेगा कि कोई मेरी प्रति साजिश रच रहा है, मेरे घर वाले या कोई यूँ, या फिर पुलिस मुझे पकड़ के ले जाना चाहती है, इस तरीके के थॉट आते हैं। और फॉल्स थॉट है ये फिक्स रखे, और वो भी फिक्स कर रखे हैं उसने अपने माइंड में।
डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कोई अगर दो खड़े इंसान अगर बात कर रहे हैं ना तो वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हंस रहे हैं तो वो मेरे पे ही हंस रहे हैं, इस तरीके के थॉट आते हैं पर्सन को। और इसमें एक होता है डिल्यूजन, ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं। और पॉजिटिव हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ी थी जो पॉजिटिव सिम्टम्स पे वर्क करती है। कौन से वाली करते हैं? टिपिकल वाली, जो एंटीसाइकोटिक, जो स्किज़ोफ्रेनिया उसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग तो यूज़ करते हैं हम इसको ट्रीट करने के लिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ होती हैं, हमने पहले वाले भी लेक्चर में पढ़ा है। इसके लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ होगी और पॉजिटिव सिम्टम्स पे कन्वर्ट करती है। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, नेगेटिव सिम्टम्स कैसे कैसे आते हैं पर्सन को, पहले जो काम कर रहा था ना और अब उन्हीं कामों को करने में पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है। जैसे कि आपका ऑटिज़म ही है। ऑटिज़म में जो पहले तो वो डेली रूटीन को अच्छे से कर रहा था, अभी डिफ़िकल्टी होगी डेली रूटीन को करने में, रूटीन एक्टिविटी को करने में। लाइक ये किस में होता है? ऑटिज़म में ये ऐसी कंडीशन डेवलप होगी। और इसमें क्या देखने को मिल सकता है? इसमें आपका अनहिडोनिया देखने को मिल सकता है। अनहिडोनिया में क्या है, जो पर्सन है वो इंजॉय करने वाली जो भी एक्टिविटी थी ना, पहले तो उसका बिहेवियर ऐसा था जहाँ पे इंजॉयमेंट चल रहा है ना वो भी खुल के इंजॉय कर लेता था। बट जब से वो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो इंजॉय वाली जो एक्टिविटी है वहाँ भी इंजॉय नहीं कर पाएगा, इनएबिलिटी होगी उसको प्लेजरेबल और इंजॉयबल उसमें रिएक्ट करने में, ठीक है। अनहेडोनिया होगा। और आपका एलोजिया होगा। पहले तो वो बातें सही कर लेता था लेकिन अब उसके पास कोई ज़्यादा चुप चुप रहता है, स्पीचलेस हो गया है, ज़्यादा बातें नहीं करता। या फिर एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इसमें जो क्लाइंट है ज़्यादा टाइम तक इंटरेस्ट नहीं लेगा किसी चीज़ में, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हो गए कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के। आई होप इससे रिलेटेड हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आप आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द क्लाइंट विद एल्कोहलिज्म द प्राइमरी रिहेबिलिटेटर इज़ द प्राइमरी क्लाइंट है एल्कोहलिज्म का, उसका प्राइमरी रिहेबिलिटेटर कौन होता है? एक एल्कोहलिक क्लाइंट है, पर्सन है, तो सबसे पहला रिहेबिलिटेटर कौन होगा? उस कंडीशन को ठीक करने वाला सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहला आपका ए ऑप्शन है क्लाइंट, बी ऑप्शन है नर्स, सी ऑप्शन है फिजिशियन और डी ऑप्शन है एंटायर हेल्थ टीम। सबसे पहले जो एल्कोहलिक एडिक्टेड पर्सन है वो खुद ही है, ठीक है, जो उसको अल्कोहल को छोड़ सकता है और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो खुद पे कंट्रोल नहीं करता और अल्कोहल छोड़ने में। तब तक उसकी दवा भी तभी काम करेंगी जब वो खुद एग्री होगा छोड़ने के लिए, खुद का उस पर कंट्रोल होगा। मेनली अल्कोहल एडिक्टेड, किसी भी चीज़ के एडिक्टेड वही होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होती है। वो जल्दी ही मतलब डिज़ायर हुई अल्कोहल पीने की और वो उसमें पीने के लिए इंसिस्ट हो जाते हैं, या कोई बोल ले तो तभी इंसिस्ट हो जाएंगे अल्कोहल पीने के लिए। तो सबसे पहला पर्सन खुद ही है, क्लाइंट खुद है जो अल्कोहल को छोड़ सकता है। तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ईयर मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड? एक है मेंटल हेल्थ एक्ट आपका, तो चलिए बताइए। ए ऑप्शन है 1995, बी ऑप्शन 1982, सी ऑप्शन 1987, डी ऑप्शन है 1975। एक है आपका मेंटल हेल्थ एक्ट और एक है आपका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम।
तो आपका जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ना वो आया था 1982 में। कभी पजल मत होना इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। आपका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1982 में और जो आपका मेंटल हेल्थ था वो 1987 में। दैट मीन्स सी विल बी द राइट आंसर, 1987 में। तो आपका मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था? 1987 में। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982 में। आई होप दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंपिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर इज नोन एज, आपका ए ऑप्शन है प्रिजर्वेशन, बी ऑप्शन है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, सी ऑप्शन है म्यूटिज्म, डी ऑप्शन है आइडियाज़ ऑफ परसिक्यूशन। देखो आइडियाज़ ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है, इसमें पर्सन को आइडियाज़ आते हैं सबके, किसी को इसमें पर्सन को शक होता है, ऐसे आइडियाज़ आते हैं कोई मेरे प्रति साजिश रच रहा है, ठीक है। और म्यूटिज्म में पर्सन के लैक ऑफ आइडिएशन हो गई, मतलब और स्पीच लेस होगा, कुछ स्पीच लेस टाइप से होगा पर्सन, म्यूटिज्म। और प्रिजर्वेशन में एक बात पकड़ ली, बार बार में उन्हीं वर्ड को दोहरा रहा है, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या होता है, पर्सन एक बार एक थॉट आ रहा है, दूसरे ही टाइम में दूसरा, एक बार सोचेगा कि मैं अभी बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, दूसरे ही टाइम में नहीं मेरे को तो एंजॉय करना चाहिए, चलो, मतलब ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। वैसे पर्सन को फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जैसे कि नॉर्मली वो पढ़ाई करने में बिजी था, जस्ट थोड़ी देर बाद कहता है कि वो, या फिर हम अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहीं से ले लेते हैं कोई एग्जांपल। अभी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट मैं ये आपको एग्जांपल देने के बाद, ऑप्शन देने के बाद मैं जस्ट कहती हूँ कि नई मूवी कौन सी आई है, ठीक है, कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी है, या फिर उससे भी मैं तीसरे पे चली जाऊँ कि मोदी कैसा है, वो कैसी कैसी स्कीम लॉन्च करता है, मतलब इस तरीके की बातें करने लग जाऊँ। या फिर तुम्हें खाने में क्या पसंद है, फिर नेक्स्ट ये थॉट आ गया, मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, कभी किस थॉट पे जा रहा है, कभी किस थॉट पे जा रहा है, फ्लाई नेक्स्ट थॉट टू थॉट तो वो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो आपका जंप कर रहा है वन थॉट आइडिया टू अनदर, ठीक है। आपका तो इसमें आपका क्या राइट आंसर रहेगा? बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर द डिप्रेस्ड क्लाइंट, नर्स को समझने में सबसे जो डिप्रेस्ड क्लाइंट है, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क क्या है? आपका ए है रिमोव्स एंड गिल्ट, बी है नीड फॉर कन्फ्रंटिंग, आपका सी ऑप्शन है एंगर टुवर्ड अदर, डी ऑप्शन है फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। पर्सन डिप्रेस्ड पेशेंट है, उसको खुद को लेके लो फील हो रहा है, उसका सेल्फ एस्टीम को लेके, क्या उसमें नर्स को डिफ़िकल्ट फील होगा? या फिर एक डिप्रेस्ड पेशेंट को दूसरों के लिए गुस्सा आ रहा है, या फिर नीड ऑफ कन्फ्रंटिंग में कि वो दिलासा देने की ज़रूरत है, या फिर रिमोव एंड गिल्ट, जो पश्चाताप और जो गिल्ट की भावना है, रिग्रेट की, ठीक है। तो वो मेनली इसमें जो नर्स है उसको रिमोव्स, और जब पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करा है कि नहीं मैंने तो ये कर दिया, मैं उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, या फिर उसको किसी चीज़ को लेके रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डिफ़िकल्ट हो जाता है नर्स को कि मैं कैसे हेल्प करूँ उसको इस फीलिंग से बाहर आने में, इस इमोशन से बाहर आने में, इस डिप्रेशन से बाहर आने में। तो आपका ए ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, रिमोव्स एंड गिल्ट। रिमोव्स मीन्स पश्चाताप, ठीक है। और आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट द, हमने
एक परसेप्शन पढ़ा था पीछे वाली क्लास में, आपको उससे रिलेटेड कंसेप्ट रिकॉल होना चाहिए। आपका गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट द ए, आपका ऑप्शन है नोज, बी ऑप्शन है टेस्ट बर्ड्स, सी ऑप्शन है ईयर और डी ऑप्शन है आपका स्किन्स। तो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन किसको अफेक्ट करता है बताइए। हेलुसिनेशन क्या था मेनली, ये एक परसेप्शन का टाइप है, डिसऑर्डर है, परसेप्शन डिसऑर्डर है। हम पहले वाले सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो ये, पर एक होता है हेलुसिनेशन और एक होता है इल्यूज़न। आपका इल्यूज़न होता है जैसे कि रस्सी सांप दिखे, इसमें स्टिमुलाई प्रेजेंट है, जो रस्सी पड़ी है वो सांप दिख रही है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इसमें स्टिमुलाई जो है हेलुसिनेशन में एब्सेंट होती है। मेनली परसेप्शन हम कहाँ से लेते हैं, कुछ भी चीज़ परसीव कैसे करते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस है, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, लाइक आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, जो भी हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, उनसे परसीव करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर हमारा माइंड उसको परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे स्टिमुलाई है ही नहीं, ठीक है, हमें फिर भी वो स्टिमुलाई लग रही है, फील हो रही है। जैसे कि अगर एक है हेलुसिनेशन है आपका ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, पर्सन को यूँ लगेगा। मोस्ट कॉमन ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन होता है। कोई बोल नहीं रहा है, कुछ भी कोई आवाज़ नहीं आई तो भी पर्सन यूँ कहेगा अभी कोई मेरे को बोल रहा था और ये वर्ड बोला है। हाँ, और हमें भी ये इंसिस्ट करना चाहेगा वो कि हाँ बोला है और मेरे को अभी आवाज़ आई है, जबकि कोई आवाज़ थी ही नहीं, कोई बोला ही नहीं था, कोई था ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। विजुअल हेलुसिनेशन, जो दिखने में कोई चीज़ है नहीं फिर भी उसको दिख रही है, ऑडिटरी है, जो स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन होता है। आपका विजुअल है, विजुअल हेलुसिनेशन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आजकल हरियाणवी गाना चल रहा है, बोतल में तेरा मुंह दिखा, इस टाइप से वाला विजुअल हेलुसिनेशन हो रही है। मेन अल्कोहलिक पेशेंट को होती है विजुअल हेलुसिनेशन। कोई है भी नहीं, कोई पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है भी नहीं और फिर भी वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका विजुअल हेलुसिनेशन है। दूसरा गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन में आपका है मेनली टेस्ट बर्ड से कोई चीज़, किसी चीज़ का हमने टेस्ट लिया भी नहीं है फिर भी उसको वो चीज़ टेस्ट उसका फील हो। एक है आपका ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। एक आपका टैक्टाइल हेलुसिनेशन। इसमें पर्सन को यूँ लगता है कि कोई इंसेक्ट या कुछ भी कि कोई कीट वगैरह हमारे कोई भी बर्ड है या कोई है या हम इसमें कोई भी ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि हमारी या फिर हाँ मतलब पेशेंट को यूँ फील होता है कि चींटी मेरे हाथों पे चल रही जबकि चींटी है ही नहीं, ठीक है, वो टैक्टाइल हेलुसिनेशन है। और वो भी उसको यूँ फील होता है कि अंदर ट्रैवलिंग कर रहा है वो। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, तो मेनली गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन किसको अफेक्ट करता है, टेस्ट बर्ड को। आपका बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज नोन एज, नए वर्ड्स की खोज करना क्या है
ए ऑप्शन है आपका मैनरिज्म, बी ऑप्शन है आपका नियोलॉगिज्म, सी ऑप्शन है आपका हेलुसिनेशन, डी ऑप्शन है आपका डिल्यूजन। देखिए डिल्यूजन्स भी जो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, थॉट का डिसऑर्डर है ये एक, ठीक है। हमने बहुत सारे डिल्यूजन डिस्कस किए हैं पहले वाली सीरीज में। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट है आपका, ठीक है। और दूसरा हेलुसिनेशन अभी हमने डिस्कस किया। एक है मैनरिज्म। मैनरिज्म में पर्सन क्या करता है कि ये हैबिचुअल मूवमेंट करता है, लाइक रिपीटेटिव हैंड फ्लैपिंग करेगा, ठीक है। बार बार में ताली पीटना, या फिर कोई वॉकिंग पोस्चर से मतलब उसका अलग सा होगा। जैसे तुमने अगर सिग्नल वगैरह पे अगर जो किन्नर वगैरह होते हैं उनको देखा होगा, मतलब एक बेसिक सा वैसे एग्जांपल लेते हैं ये, उनके जो चलने का तरीका, वॉकिंग और उनका पोस्चर अलग होता है, या बार बार में हैंड फ्लैपिंग करते हैं वो, तो ये एक मैनरिज्म का एग्जांपल हो सकता है, हैंड फ्लैपिंग करना। या फिर कोई बात करते हुए बालों में हाथ घुमा रहा है, बार बार में बात करते हुए बालों में हाथ घुमा रहा है। या फिर शिवाजी द बॉस मूवी में जो वो एक्टर है वो बार बार में सिर में जो फिंगर की भी मूवमेंट वो करता है, ठीक है। ये कुछ मैनरिज्म के एग्जांपल हो सकते हैं। दूसरा है नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म में क्या होता है, जो पर्सन है वो कुछ नए नए वर्ड्स ढूंढ के लाएगा नियोलॉगिज्म में, कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, तो दैट मीन्स बी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ गेन किया होगा इस सेशन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।